नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। आज हम चर्चा करेंगे विषय से हट करके किसी समसामयिक विषय की, जो आजकल बड़े हॉट टॉपिक है हमारे भारतवर्ष में। सबको मालूम है कि इस समय पर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और मेरी भी लोगों से चर्चा होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई, उनसे कुछ राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई और बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई कि भाजपा को दिल्ली में इतनी सीटें मिल रही हैं, बिहार में इतनी सीटें मिल रही हैं, उनकी जगह इतनी, तमिलनाडु में इतनी, वगैरह वगैरह बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई। तो बातचीत में ये विषय निकला कि पंडित जी, आप तो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो आप ज्योतिष के आधार पे ये बता सकते हैं क्या कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। तो अब चूंकि मैं कृष्णमूर्ति पद्धति का विद्यार्थी हूँ, तो मेरी आदत में है कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। कोई व्यक्ति अगर मेरे से कोई स्पेसिफाइड प्रश्न करे तो उस उत्तर में प्रिसीजन यानी सटीकता आने की संभावना अधिक होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने उस सज्जन से कहा कि आपका स्पेसिफिक प्रश्न क्या है वो मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि वो एक निश्चित लोकसभा क्षेत्र के वोटर हैं और उनके क्षेत्र में सन 2019 में जब उनके प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और 2019 में मध्य प्रदेश से 28 सीटें भाजपा को चली गई थी, जीती थी भाजपा, और एक सीट जो है वो कांग्रेस को गई थी। तो उन सज्जन का यही एक स्पेसिफिक प्रश्न था कि इस बार भी क्या एक सीट वो कांग्रेस को ही जाएगी, हाँ या ना। तो अब ऐसे प्रश्न का उत्तर तो कृष्णमूर्ति पद्धति में दिया जा सकता है। तो मैंने उन सज्जन से कहा कि आपको कृष्णमूर्ति पद्धति के जो कुछ नियम हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा और उन नियमों के अंतर्गत आप, जैसे कि कृष्णमूर्ति जी ने 1 से लेकर के और 249 तक नक्षत्रों के उपविभाग बनाए हैं, तो आपको उन उपविभागों में से किसी एक उपविभाग को छांटना होगा। तो उसको छांटने की, उसको चुनने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार की होती है कि यदि व्यक्ति 1 से लेकर के 249 तक के का कोई एक जो रैंडम अंक, यानी जो मन में आता है वो 1 से लेकर के 249 तक के का वो अंक यदि वो मुझे बताए, तो मैं उसी हिसाब से कुंडली बना करके और उसके इस प्रश्न का जवाब खोजने की, उसका उत्तर देने का प्रयत्न कर सकता हूँ। तो उन सज्जन ने मुझे 48 नंबर दिया, 48। तो उस 48 नंबर के हिसाब से जो कुंडली बनी वो यहाँ मेरे सामने स्क्रीन पर है अभी आज की तारीख में। अब जब मैं इस स्क्रीन पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए बैठा तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई। ग्रहों की स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की थी। उन सज्जन ने जो 48 नंबर दिया था, उस 48 नंबर ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया, क्योंकि उसमें जो स्पेसिफाइड आंसर ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल हो गई। ये आपके सामने अब वो क्या जटिलता थी, ये स्क्रीन पर अगर हम उसको समझें तो ज़्यादा आसानी होगी। जैसा कि कृष्णमूर्ति पद्धति में जो मेरा प्रश्न करता है उसका जो भी पक्ष है वो उसके जीतने के घर होते हैं। अगर उसकी पार्टी जीत रही है, उसने जिस पार्टी को वोट दिया है वो पार्टी अगर जीत रही है, तो जो घर मुझे दिखना चाहिए वो घर होते हैं 6, 10, 11, अधिक से अधिक 1, 2 और 3। ये इस प्रकार के 6 घर, कुंडली में 12 घर होते हैं। और बाकी के जो 6 घर बचे, अगर उन 6 घरों की प्रबलता होती है, जैसे कि 7, 9, 12, 5, 8, 4, ये घरों की प्रबलता होती है, तो उस व्यक्ति की पार्टी हार रही है। कैसे निश्चित होता है ये? 6वें घर का उपनक्षत्र स्वामी, 11वें घर का उपनक्षत्र स्वामी, ये जीतने वाले के, अगर 6वें घर का उपनक्षत्र स्वामी इन सारे घरों में से किन्हीं घरों को दिखाता है तो हार जीत तय होती है, या 11वें घर का जो उपनक्षत्र स्वामी होता है वो इन घरों में से कोई घर दिखाए तो हार जीत तय होती है।
तो आइए पहले अपन छठवां और 11वें घर की जो बलवत्ता है या उसमें जो बल है उसको हम इस कुंडली पे से में से जानने की कोशिश करेंगे। ये मेरे सामने ये कुंडली है और इसमें जो मेरा जो प्रश्नकर्ता है उसने जो प्रश्न किया तो ये 48 नंबर उसने दिया था मुझे, उसके हिसाब से ये कुंडली आपके सामने है। यहाँ जो ये जो छठवां घर है, इस छठवें घर का उपनक्षत्र स्वामी यानी कि ये सब लॉर्ड ये बुध आता है। अब इस बुध की जो बलवत्ता है, इस बुध में क्या गुण है ये हम देखेंगे। तो ये बुध जो है ये पहले स्टेप पर तो खाली है, दूसरे स्टेप पर जो है ये 11वां घर दिखाता है यानी जीत का घर, 12वां और 5वां घर दिखाता है हार का घर, 12वां घर दिखाता है हार का घर, 11वां घर दिखाता है जीत का घर, 7वां घर दिखाता है हार का, 12वां घर फिर हार का। लेकिन चंद्रमा की दृष्टि होने की वजह से 6, 2, 3 ये 3 घर और दिखाता है यानी ये जीत के घर। तो बड़े मिक्स सिग्निफिकेंस हो गए, जीत के भी दिख रहे हैं, हार के भी दिख रहे हैं। अब उसके बाद में जो है तीसरे स्टेप पर यदि हम जाते हैं तो तीसरे स्टेप पर फिर चंद्रमा जो है वो जीत का घर दिखाता है, छठवां घर एक ही घर दिखाता है। सिर्फ जो कोष्टक में घर होते हैं वही बलवान होते हैं, जो घर कोष्टक में नहीं है वो घर बलवान नहीं माने जाते। तो इसमें जो कोष्टक में घर है छठवां घर ठीक है, यानी कि ये इस व्यक्ति की पार्टी जीत रही है। लेकिन अब हम आते हैं चौथे स्टेप पर जो कि निर्णायक घर होता है। उस निर्णायक घर पे 9वां घर दिख रहा है और 8वां घर दिख रहा है। ये दोनों घर जो है उतने अनुकूल नहीं माने जाते। तो इस प्रकार से छठवां घर जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति की पार्टी हार भी सकती है और जीत भी सकती है। चलिए ठीक है। एक दूसरा घर है जो इच्छा पूर्ति का 11वां घर। हमारे कृष्णमूर्ति पद्धति में 11वें घर को भी देख लेने की हमारे गुरुजी की तरफ से निर्देश है। तो अब हम इन व्यक्ति ने जो नंबर दिया है और इन व्यक्ति की जो इन सज्जन की जो कुंडली बनी है उसके हिसाब से 11वां घर क्या कहता है। तो 11वां घर ये, अब यहाँ पर हम आते हैं 11वें घर पे। 11वें घर का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो शुक्र आता है। छठवें घर का बुध आया था, अभी बुध के मैंने कार्येश दिखाए आपको। अब ये शुक्र आता है, इस शुक्र के कार्येश देखेंगे हम। ये शुक्र जो है ये शुक्र, तो ये शुक्र जो है ये पहले स्टेप पर यहाँ पर 12वां घर दिखाता है जो कि हार का घर है। दूसरे स्टेप पर फिर 12वां घर दिखाता है जो कि हार का घर है। फिर ये 12वां घर दिखाता है जो हार का घर है। अब यहाँ पर देखिए 11वां घर ये जीत का घर, 5वां घर फिर हार का घर। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि आ रही है। चंद्रमा जो है 6, 2, 3 यानी ये तीनों घर जीत के। यहाँ पर भी मिक्स सिग्निफिकेंस हो गए। अब आते हैं हम चौथे स्टेप के ऊपर यानी कि फिर शुक्र के ऊपर। तो 11, 5, 12, 11, 7, 12, 6, 2, 3 यहाँ पर भी सिग्निफिकेंस मिक्सअप, कंफ्यूजन की स्थिति हो गई। ये बड़ी भ्रम की स्थिति हो गई कि आखिर ये इन व्यक्ति की पार्टी जीत रही कि हार रही है। किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचना बड़ा मुश्किल सिद्ध हो रहा है। एक बात तो यहाँ पर आकर के इतने ये छठवां और 11वें घर को जांच करके और एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि इनकी जो 29वीं सीट है उस 29वीं सीट पर जो पिछले बार कांग्रेस ने जीती थी उस सीट के ऊपर इस बार इतनी आसान लड़ाई तो नहीं है। ये जो मिक्स सिग्निफिकेंस है ये एक बात की ओर तो मजबूत इशारा कर रहे हैं कि भाई कॉन्टेस्ट है। यहाँ पर बड़ा संघर्ष होने वाला है। यहाँ पर बहुत, अब संघर्ष का दूसरा अर्थ हम ये लेंगे कि हार जीत का मार्जिन बेहद कम रहने वाला है। जो आमतौर पर उनकी जो 29वीं सीट है वो 29वीं सीट पर किसी ज़माने में 2-2 लाख, 2.25 लाख का मार्जिन चला जाता था। एक बात तो तय है कि इस बार इतना भारी भरकम मार्जिन, एक तरफा जीत या एक तरफा हार नहीं होने वाली। इस बार जो है बड़े संशय की स्थिति बनी रहना है और हार और जीत का जो अंतर है वो बेहद मामूली रहने वाला है। एक बात स्पष्ट निकल करके आई। अब ये जो हम जिस व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया ये उसके घर थे छठवां और 11वां। अब जो इनका विरोधी पक्ष है जिसको इन्होंने वोट नहीं दिया उसके घर क्या कहते हैं। उसके घर के लिए 5वां घर और 12वां घर, ये 2 घर इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए 5वां घर और 12वां घर भी देख लेते हैं एक बार। तो इनकी कुंडली में 12वें घर का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो देखिए फिर से बुध है। बुध के कार्येश हम देख चुके हैं। अब रह गया 5वां घर। तो 5वें घर का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो आता है केतु।
अब केतु के क्या सिग्निफिकेंस है? केतु के सिग्निफिकेंस के लिए हम एक बार फिर से हमारे कृष्ण मूर्ति पद्धति के अनुसार बनी हुई कुंडली को देखेंगे। यहाँ पर ये चौथा घर दिख रहा है, ये हार का घर, 11वां और पहला घर ये जीत का, यानी इस 5वें घर के लिए अनुकूल नहीं है ये। और दूसरे स्टेप पर 6 2 3 6, फिर 12, फिर 11, फिर 7 और 11 और 5, यानी कि यहाँ पर भी 5 और 7 ये अनुकूल भाव है सामने वाले पक्ष के लिए, और 11वां घर जो है प्रतिकूल भाव है। तीसरा स्टेप खाली है और चौथे स्टेप के ऊपर फिर 11 5 12, 11 7 12 और फिर मून दृष्ट 6 2 3। 5वें घर से और 12वें घर से भी लगभग वही स्थिति बन रही है, यानी कि हमने 4 घर देखे, 6वां 11वां जीतने के लिए, जीतने वाले पार्टी के लिए, और 5वां और 12वां ये हारने वाली पार्टी के लिए। हारने वाला भी इतनी आसानी से हार नहीं मान रहा है और जीतने वाले को भी इतनी आसानी से जीत नहीं मिल रही है। अब एक तीसरा और अंतिम उपाय करके देखें, अंतिम हम इंटरप्रिटेशन करके देखें कि जिस दिन परिणाम घोषित होने वाले हैं उस दिन की स्थिति क्या कहती है। यह भी एक तरीका है। तो सबको मालूम है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब 4 जून को जो है हम, चूंकि लग्न बार बार बदलता है, तो लग्न को हम छोड़ दें और जो नक्षत्र होता है वो 4 जून को भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र का दिन भर भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है और दिन जो है 4 जून को दिन आता है मंगलवार। तो दिन मंगलवार आता है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और मेष का राशि, वो उस दिन जो ग्रह स्थिति बन रही है वो ये है कि रात को किसी समय पर वृषभ राशि लगने वाली है और तब तक के जो हमारा चंद्रमा है वो मेष राशि में भ्रमण करने वाला है। मैं 4 जून की स्थिति आपके सामने रख देता हूं। आप चाहें तो अपने पंचांग से इसको मिला करके देख सकते हैं। जी हाँ, 4 जून को जो है मंगलवार है और भरणी नक्षत्र है और भरणी नक्षत्र का जो भ्रमण है, चंद्रमा का जो भ्रमण है भरणी नक्षत्र में, वो पूरा करके और वो कृतिका में जा करके और उसके बाद में फिर वो वृषभ राशि में प्रवेश करेगा चंद्रमा 4 जून को रात को 10:34 पर, यानी कि तब तक के तो परिणाम घोषित हो जाएगा। परिणाम घोषित तो दिन में 2-3 बजे तक के सारे परिणाम आ जाएंगे। तब तक के चंद्रमा का भ्रमण भरणी नक्षत्र में ही रहने वाला है, यानी कि शुक्र जो है वो डिसाइसिव है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पूरे प्रकरण में चंद्रमा एक कारक बन करके और उपस्थित हुआ है। चंद्रमा का जो कारकत्व है वो 6 2 3 का है ये वर्तमान कुंडली में, यानी कि दिन भर की ऊहापोह के बाद में और बहुत टफ कॉन्टेस्ट के बाद में मुझे ऐसा लगता है, देखिए हार जीत का मार्जिन इस मामले में बेहद कम रहने वाला है। अगर ये भी मेरा प्रेडिक्शन सही निकला तो कृष्णमूर्ति पद्धति पे मेरा ख्याल है कि मेरा खुद का और मेरे दर्शकों का विश्वास और अधिक जम जाएगा। अंतपंत जो परिणाम निकलने वाला है वो चंद्रमा की दृष्टि अपना काम करने वाली है और बहुत कम मार्जिन से, मार्जिन ज़्यादा नहीं रहने वाला है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से तो वो एक बेहद मामूली मार्जिन कहलाने वाला है और मेरा जो प्रश्न करता है वो विजयी होने वाला है। तो आज के वीडियो में जो मैंने आपको ये कृष्णमूर्ति पद्धति की बारीकियां बताई हैं, अब हम देखेंगे 4 जून को। 4 जून को ज़्यादा दूर नहीं है। 4 जून को क्या परिणाम आता है वो सब आपके सामने होगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको आज का ये विश्लेषण, ज्योतिषी विश्लेषण आपको कैसा लगा। मैंने इसके पहले भी कई बार आपसे निवेदन किया था और उसके कुछ परिणाम भी सामने आ रहे हैं कि आप किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। कुछ लोगों के कमेंट्स हमें आए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन विषयों पर वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, आप हमारे वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, और अगर आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसका ज्योतिषीय समाधान भी प्राप्त कर
सकते हैं। आज की वीडियो में मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, कीप सपोर्टिंग टू अस, टू आवर चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।